जय हिंद दोस्तों। इतिहास में पहली बार, भारतीय कानून में पहली बार 9 पुलिस कर्मियों की फांसी की सजा सुनाई गई है। मदुरै तमिलनाडु के एक जगह है जहां पे ये सजा सुनाई गई है। मुख्य न्यायाधीश मधु कुमारन जी हैं जो ये सजा सुनाते हुए बोले हैं कि ये जितने दोषी लोग हैं पुलिसकर्मी, 9 पुलिसकर्मी, उनको एक बार नहीं 2 बार फांसी देना चाहिए, क्योंकि एक उनके पिता के नाम से और एक वो लड़के के नाम से। जी आज हम शुरू करते हैं। कोरोना के टाइम की ये घटना है तमिलनाडु में एक जगह है। उस जगह से एक घटना उभर के पूरे नेशनल मीडिया तक ले घटना पहुंची थी और पूरे भारत तक समझिए कि इस तरह से वो फैली थी आग की तरह में कि वहां के जितने पुलिसकर्मी थे उस थाने के सभी वो आग के चपेट में आ गए थे, यानी उस बातों के चपेट में आ गए थे जो वो लोग हरकत किए थे, उस हरकत के चपेट में आ गए थे। कोरोना के टाइम था, उसमें एक 59 साल के एक इंसान थे जिनका नाम जयराम था और उनके लड़का बेनिस था। जब वो दुकान खोले थे, उनका मोबाइल का दुकान था, तो कोरोना के टाइम एक शेड्यूल जारी किया गया था जिस शेड्यूल में आपको मालूम है कि इतने बजे से इतने बजे तक दुकान चालू रहेगा। उसी भी शेड्यूल समाप्त हो गया था। उनके दुकान पे एक लड़का आया था, एक कस्टमर आया था वो दुकान में उसको मोबाइल दिया था। उसी मोबाइल के लिए वो थोड़ा मोबाइल में कुछ काम कर रहे थे। उस कस्टमर के जयराम 59 साल के थे, वो काम कर रहे थे। उसी बीच पुलिस की निगरानी जांच चल रही थी, नगर भ्रमण कर रहे थे पुलिस वाले। उसी भ्रमण के दौरान जयराम महतो का दुकान खुला था और उनको पकड़ के और पूछताछ करते हैं, बोलते हैं कि आप दुकान क्यों खोले हैं। जयराम जी वो बोल रहे थे कि एक कस्टमर था इसके लिए, क्योंकि इनका कस्टमर का मैं काम कर दूंगा तो दुकान में बंद कर दूंगा। इसी बीच जो पुलिसकर्मी थे वो लगे बहसबाजी करने के लिए। आपको मालूम है कि हर पुलिसकर्मी इतना ज्यादा बहसबाजी करता है, वो लगता है एक ही बात करने के लिए, तुम मुझे कानून सिखाओगे, तुम मुझे बताओगे तुम्हारे क्या औकात है। ये बात के लेके वो जिक्र करने लगा पुलिसकर्मी। वहां पे एक पुलिसकर्मी नहीं था और भी पुलिसकर्मी थे। जिक्र करते हुए वो क्या किया, वो तुरंत में उसको पकड़ लिया, पकड़ के लगा उल्टा सीधा बोलने के लिए और फिर थाने पे फोन कर दिया। थाने पे फोन करने के बाद और पुलिसकर्मी आए, एसएचओ एस श्रीधर भी आए जो उस थाने के प्रभारी थे, और आए इनको पकड़ के लेके चले गए। और लग जाने के बाद टोटल वहां पे 10 पुलिसकर्मी थे, जिसमें से एक इंस्पेक्टर थे, 2 सब इंस्पेक्टर थे और 2 कांस्टेबल थे और 4 सिपाही थे। और ये लोग वहां पे पुलिस थाने पे ले गए। पुलिस थाने पे उनको बैठा दिया। बैठाने के बाद जब उनका लड़का आया पूछने के लिए कि मेरे पिताजी क्या गुनाह किए हैं कि आप उनको थाने पे बैठा के रखे हैं, तो पुलिसकर्मी वाला बोल रहा है, तुम हमसे जुबान लड़ाते हो, तुम हमसे बहसबाजी करते हो, तुम हमको कानून सिखाओगे, तुम हमको बताओगे कि क्या क्या गुनाह किए हैं। अब इसी बात के लेके बेटे के सामने, यानी बेनिस के सामने पिता जयराम को इतना ज्यादा वो लोग मार रहे थे। तब वो लड़के अपने होश आवास खो बैठता है और बोलता है कि आप लोग कानून के रक्षक है, भक्षक नहीं है, ये आप मेरे पिताजी को मार रहे हैं। इसी बात के लेके वहां पे जितने पुलिसकर्मी थे वो सभी लोग लड़के के पिता के साथ में लड़के को भी पकड़ के और मारने लगे। वो लोग इतना मार दिए, मारने के बाद वो लड़का को, वो पिता को हालत खराब हो गया। उसके बाद वो लोग अंडर बियर पे बाप बेटे को रख के फिर से मारे और इतना ज्यादा वो लोग मारने के बाद उनके शरीर से लहूलुहान कर दिए और खूनों की बारिश करा दिए उन बाप बेटे के शरीर के। इतना ज्यादा खून निकल गया कि जो
थाने था, थाने के जो फर्श थी, फर्श में पूरा गीला गीला खून हो गया। फिर इन्हीं लोगों से फर्श साफ कराने के बाद उसके बाद जब इनके घर वाले के जो मालूम चला, इनके आस पड़ोस के लोग के मालूम चला, इनके शुभचिंतक को मालूम चला, तो सभी लोग आए थाने पे। थाने पे आने के बाद पूछे कि भाई ये लोग क्या गुनाह किए हैं, आप इनको थाने से रिहा कर दीजिए। पुलिसकर्मी बोल रहा है कि आप लोग घर जाइए, मैं इनको छोड़ दूंगा। इस बात के लेके वो जो घर वाले थे, जो आस पड़ोस जो शुभचिंतक थे, वो लोग थाने छोड़ के नहीं गए और रात भर थाने में बैठ गए। रात भर सुबह की अब इंतजार कर रहे थे लोग कि भाई कहीं रात को छोड़ेंगे, रात होते होते तो सुबह के छोड़े, ऐसे करते सुबह होने लगी। और जब इन लोगों को इतना ये लोग मारे और इन लोग से फर्श साफ कराए, बाप बेटे से धुलवाए, साफ कराए, पोछा लगाए, उसके बाद तब भी वो खून का कतरा बच भी गया था और साफ अच्छी तरह से नहीं हुआ। तो सुबह में सफाई कर्मी बुला के पूरे थाने की सफाई कराए। वो जो लड़के थे, वो लड़के जो पैंट पहना था, पूरे पैंट में खून खून लग गया था। और जो बेटा बाप धोती पहना था, वो धोती में पूरा खून खून लग गया था। और इतना ज्यादा खून लग गया था कि वो सोच लिए, वो लड़के वो लोग बाप दोनों चल नहीं रहे थे, चलने इतना ज्यादा वो दिक्कत में हो गए थे। तो इनको बाद में थाने से निकाल के सरकारी हॉस्पिटल ले गए। सरकारी हॉस्पिटल में पुलिस वाला दिखाया चिकित्सा से, जो डॉक्टर से, डॉक्टर बोल रहे हैं पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लेकिन वो स्वस्थ नहीं थे। वो चल भी नहीं पा रहे थे, वो अच्छी तरह से बोल भी नहीं पा रहे थे। उनके शरीर से जो ब्लड रुकने का नाम नहीं रहता, धीरे धीरे ब्लड निकल रहा था, निकल रहा था, निकल रहा था। तब उसके बाद इनको मदुरो जो न्यायाधीश है मदुरो के, उनसे दिखाया गया। तो दिखाने के बाद देखिए किस तरीके से वो लोग दिखा रहे हैं। कोरोना के टाइम में जो जज साहब और जो ये लोग थे, जयराम और बैरिस थे, इनके आमने सामने बात नहीं हुई थी। जज साहब फर्स्ट मंजिल पे थे अपने यहाँ, उसके बाद जो जयराम उसके पिता नीचे थे, और पुलिस वाले चारों तरफ से घेराव कर दिए थे उन लोगों को। केवल उन लोगों का केवल गले दिख रहा था, सर दिख रहा था। और न सोचते हुए न समझते हुए वो जज साहब थे, डायरेक्ट इनको जेल भेज दिया। जो पुलिस मुकदमा जो जो लिखा था, जो धारा लगाया था, वो देख के बाप बेटे को जेल भेज दिए। अब मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, क्या हर जगह यही काम चलता है? आप लोग अच्छी तरह से देखते नहीं है, पुलिस वाले जो भी लिख देते हैं उस आधार पे आप हाँ बोल देते हैं? ये सबसे पहले सवाल मेरा रहेगा ये जज साहब से। उसके बाद जब इनको जेल भेज देते हैं, 19 तारीख का टाइम था, 19 तारीख को ये सब कांड हुआ था। 19 तारीख के बाद इनको 20 तारीख को जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद 21 तारीख तक ये लोग कैसे भी रहते हैं बाप बेटा, लेकिन तब भी ब्लड रुकने का नाम नहीं लेता है। जब अपना 21 तारीख के 22 तारीख का जब दिन आता है, जब उन लड़के था बेनिस, उसके शरीर में ज्यादा दिक्कत होने लगा, ज्यादा परेशानी होने लगा। परेशानी इस तरह से होने लगा कि उसको तुरंत सरकारी हॉस्पिटल में ले गया है। सरकारी हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसको 9 बजे यानी 22 जून 2020 को रात को 9 बजे वो एक्सपायर हो जाता है, मर जाता है, देहांत हो जाता है। और वो समझिए कि जब उसके पापा का जो मालूम चलता है रात को, तो सुबह में 23 बजे वो भी दम तोड़ देते हैं। दम तोड़ने के बाद समझिए पूरा ये जगह पूरा गर्माहट जैसा है माहौल हो जाता है। और जितने व्यापारी लोग हैं, जितने आस पड़ोस के लोग हैं, जितने बाजू वाले लोग हैं, जितने घर वाले लोग, सभी लोग थाने की घेरावी कर देते हैं और साथ में पुलिस कर्मियों पे आवाज उठाते हैं और नारा लगाते हैं। नारे के बीच में जितने पुलिसकर्मी थे सभी लोग इनको जो कहते हैं ना कि चुप कराने के प्रयास कर लेते, लेकिन इस बात सीधा न्यायालय पहुंचता है और न्यायालय में इसकी सुनवाई होती है। सुनवाई के बाद 10 पुलिसकर्मी थे, 10 पुलिसकर्मी के ऊपर FIR हो जाता है। और उसमें से एक अपना सब इंस्पेक्टर था, उनकी कोरोना में एक्सपायर हो जाती है, वो मर जाते हैं। और उसके बाद 9 पुलिसकर्मी थे, उनके ऊपर गिरफ्तारी करा के और जेल भेज दिया जाता है। तब बहुत ये लोग प्रयास किए जेल से निकलने के लिए, लेकिन जेल से निकले नहीं। लेकिन साथ में जो वहाँ के जो इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर तो प्रयास भी किए, मुख्य आरोपी जो इंस्पेक्टर थे प्रयास भी किए कि मैं सरकारी गवाह बन जाऊंगा, तो मैं कहते हैं कि इस केस से निकल लाऊंगा। लेकिन जो न्यायालय से जो अपना
न्यायाधीश थे, वो बोल रहे थे भाई तुम कितना भी प्रयास करोगे लेकिन निकल नहीं पाओगे, तुम लोग खुद मालिक थे, तुम सोचते तो उन लोग का कुछ नहीं हुआ था, अब तुम सोचते तो उन लोगों को कोई एक थप्पड़ भी नहीं लगाता। तुम अपना नाम इसलिए निकालना चाहते हो, तुम कैसे इंसान हो कि तुम खुद ऐसे दोषी कराए, तुम मुख्य आरोपी हो और तुम खुद इस केस से निकलना चाहते हो। जो न्यायाधीश थे इनकी बातों को नहीं माना और फिर से इनको जेल भेज दिया। बहुत से लोग प्रयास किए कि याचिका लगाए, पुनः निकलने के लिए लोग याचिका लगाए, लेकिन सब याचिका इनको खारिज हो गया, सब निरस्त हो गया। लेकिन उसके बाद ये जब टाइम आया 6 तारीख जो बीती, अभी 6 तारीख है, उसमें इन लोगों को जो मुख्य न्यायाधीश थे मधु कुमार, उनको डायरेक्ट फांसी की सजा सुनाते हैं और बोलते हैं कि इन लोगों को एक बार नहीं 2 बार फांसी दीजिए। फर्स्ट इनके बेटे के नाम से, उसके बाद इनके पिताजी के नाम से। और आपको ये बता दे रहा हूं कि इन लोगों के ऊपर 1,40,00,000 का जुर्माना लगा है। कितना? 1,40,00,000 का जुर्माना लगा है। और चाहे इनको संपत्ति बेच के उन परिवार को देना है, चाहे कुछ भी करके उनको परिवार को देना है। आप सोचिए, आप एक पुलिस के रक्षक है, जन रक्षक जिसको पुलिस को बोला जाता है, हमारी सहायता करने के लिए बोला जाता है, वही लोग हमारे ऊपर इतना दुर्व्यवहार करे और जो राक्षस जैसा व्यवहार करे और नरभक्षी के जैसा वो लोग हम लोग को निपटाने का प्रयास करे, तो हम लोग इनके ऊपर भरोसा कभी नहीं करेंगे। और आपको बता दे रहा हूं, पुलिस में मात्र 10% पुलिस वाले सही होते हैं, लेकिन 99% जो पुलिस वाले होते हैं वो बिल्कुल गलत होते हैं। और वही लोग इस तरह से ये लोग काम करते हैं, इन्हीं वजह से अधिकतम बेगुनाह लोग जेल में हैं। आज भारतीय जेल को अगर खंगाला जाए तो सबसे ज्यादा बेगुनाह लोग जेल में मिलेंगे, ये आप याद रखिएगा। आज सबसे मेन इसी पुलिस कर्मियों की वजह से वो लोग जेल में गए हैं। जो लोग पैसा नहीं दिए हैं उनको जेल भेजा है, जो इस पुलिसकर्मी को जेब गर्म नहीं हुआ है तो वो लोग भी जो निर्दोष लोग वो भी जेल गए। जो लोग उनको जो तावा होता है, तावा में रोटी नहीं सेके हैं, करोड़ों रुपया देके, लाख रुपया देके, 50,000 देके, तो वो लोग भी जेल में गए। जो लोग थोड़ा सा बात पे बोल दिया पुलिस वाले से, थोड़ा सा बहस हो गया, वो लोग जेल में गए हैं। वो लोग थोड़ा सा पुलिस वाले से सवाल कर देते हैं, वो लोग जेल में गए हैं। सोचिए, भारत में अगर खंगाला जाए भारत के सभी जेलों को, अधिकतम बोल रहा हूं ना, 50% से ज्यादा लोग बेगुनाह भारतीय जेल में मिलेंगे केवल इन्हीं पुलिस कर्मियों की वजह से। आज आप लोग बताइए इन लोगों के साथ में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और क्या सही है, क्या गलत है, और पुलिस वाले क्या है सही काम किए हैं कि गलत काम किए, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। मैं हूं आपका दोस्त अरुण शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक पे अरुण शर्मा विशाल शर्मा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं अरुण शर्मा UP 57। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।